नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हमने जो परीक्षावाणी की सीरीज शुरू करी थी उसका जो अगला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर में हम वन एवं वन्यजीवों के बारे में पढ़ेंगे और जो उनसे संबंधित तथ्य है उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट पॉइंट है, 13 जनवरी 2022 को 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वनाच्छादन है। यानी कि जो राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर वन विभाग के अधीन कितना वनाच्छादन है, तो 45.44, यानी कि 45-44 आपको याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखने लायक पॉइंट है कि जो 17वीं वन रिपोर्ट है कब प्रकाशित की गई, तो 13 जनवरी 2022 को। और जो वन रिपोर्ट है वो हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है, ये आपको याद रखना है। कब से ये 2 वर्ष में प्रकाशित होती है, तो 1987 से जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रकाशित की जाती है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, 16वें से 17वें वन रिपोर्ट के बीच वन विभाग के अधीन जो वन है कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देखिए फ्रेंड, जो राज्य के 8 जिले हैं उनके वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि नैनीताल में हुई है, फिर देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल है, पिथौरागढ़ है, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग है। कितने जिलों में हुई है, तो 8 जिलों में वृद्धि हुई है। और टोटल देखें तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 16वीं और 17वीं के मध्य। देखिए फ्रेंड, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी आई है। अगर कमी की बात करें तो 5 जिलों के वन क्षेत्र में कमी आई है। कौन कौन है वो, एक तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, ये दोनों तराई के जिले हो गए, और बागेश्वर है, चंपावत है और टिहरी, ये तीनों पहाड़ी जिले हो गए। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक और सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो वैसे तो 8 जिलों में वृद्धि हुई है, तो उनमें से भी सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तो नैनीताल में हुई है 2.93%। रुद्रप्रयाग में कितनी हुई है, तो 0.13%। देखिए फ्रेंड, 8 जिलों में वृद्धि हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा नैनीताल है और सबसे कम वृद्धि हुई है रुद्रप्रयाग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ह्रास वाले जिले हैं, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हुई है और जहाँ सबसे कम वनों की कटाई हुई है, वनों का नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, उधम सिंह नगर में हुआ है। कितना हुआ है, तो 3.71%। और बागेश्वर में सबसे कम हुआ है, कितना, 0.02%। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ कब सबसे कम हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में, यानी कि जो वन वन विभाग के अधीन है उसकी दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ स्थित है, तो सबसे ज़्यादा वन पौड़ी में है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी है, फिर चमोली के अंदर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये कैसे पूछ रहा है, तो वन विभाग के अधीन जो वन है उनकी बात हो रही है, और उसमें कौन है, पहला पौड़ी है, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी है, फिर चमोली है। ये आपको याद रखना है किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगला है, वन विभाग के अधीन जो वन है उनकी दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, यानी कि ऐसे जिले जहां वन विभाग के अधीन सबसे कम वन है, वो कौन है, तो एक तो उधम सिंह नगर है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा रुद्रप्रयाग है और चौथा चंपावत है। तो ये बढ़ते क्रम में है, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत है। ये किस में है, वन विभाग के अधीन की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए जो वन विभाग के वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा नैनीताल में है, कितने परसेंट है, 71.62। फिर चंपावत में है प्रतिशत में, फिर पौड़ी में है प्रतिशत में, और फिर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये किस में है, वन विभाग के अधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ है, नैनीताल के अंदर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, वन विभाग के अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो परसेंट की बात करें तो सबसे कम उधम सिंह नगर है, वैसे भी सबसे कम उधम सिंह नगर है, और दूसरा हरिद्वार है, तीसरा पिथौरागढ़ है और चौथा चमोली है। तो सबसे कम उधम सिंह नगर में है, तो कितना है, 16.84% जो वन है वो यहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो कितना है अभिलिखित वन, 71.05%। देखिए फ्रेंड, जो अभिलिखित वन है वो होता क्या है, इनको कहते हैं रिकॉर्डेड वन। रिकॉर्डेड वन यानी कि ऐसे वन या ऐसी भूमि जिसको राज्य सरकार जंगली भूमि घोषित कर चुकी है, या ऐसी जमीन या ऐसा क्षेत्र जिसको राज्य सरकार वन घोषित कर चुका है, तो उसको कहते हैं रिकॉर्डेड वन या अभिलिखित वन।
देखिए फ्रेंड, राज्य के कुल अभिलिखित वनों में से केवल 68.06% वन विभाग के अधीन है, जबकि 12.54% किस पे है, राजस्व विभाग पे है, और 18.86 किस पे है, वन पंचायत के अधीन है, और शेष अन्य संस्थाधीन है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो अभिलिखित वन है यानी कि जो रिकॉर्डेड वन है, उनमें से अगर देखें तो वन विभाग के अधीन कितने हैं, तो 68.06% वन है। राजस्व विभाग के अधीन कितने हैं, 12.54% वन है। और वन पंचायत होती है ना, वन पंचायत, इसके अधीन कितने हैं, तो 18.86% वन है। ये आपको याद रखना है, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है, अभिलिखित वन होते क्या हैं और कितना किसके पास है, ये आपको सब कुछ याद रखना है। देखिए फ्रेंड, वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें हैं, कितनी है, तो 12,167 वन पंचायतें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नए कानून के अनुसार वन पंचायत 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगी। तो कौन होंगी वो 4, तो महिलाएं होंगी। देखिए फ्रेंड, वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है। यानी कि अगर 9 सदस्य वन पंचायत में होते हैं तो इसका 50% यानी कि 4.5, 4.5 तो होगा नहीं, या तो 5, नहीं तो मिनिमम 4 तो महिलाएं होनी चाहिए। तो यही बात वो कह रहा है, 9 में से कितनी होनी चाहिए, तो 4 महिलाएं होनी चाहिए। और जो महिलाओं को वन पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, तो कब दिया गया, ये 2008 के अंदर दिया गया था, भुवनचंद खंडूड़ी की जो सरकार थी उनके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के कुल अभिलिखित वन यानी कि जो रिकॉर्डेड वन है, जिस क्षेत्र को सरकार वन भूमि घोषित कर चुकी है, में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो अभिलिखित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है, फिर पिथौरागढ़ में है, फिर चमोली में है, फिर पौड़ी के अंदर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्डेड वन पूछ रहा है या नॉर्मल पूछ रहा है या फिर वन विभाग के अधीन पूछ रहा है, तो ये 3 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। खासकर ये अभिलिखित वन या रिकॉर्डेड वन ये पूछता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र आता है, मान लिया जाए यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और इस वाले क्षेत्र में एक भी पेड़ नहीं है, सरकार ने क्या कर दिया, इस क्षेत्र को भी वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो इसमें ये भी शामिल होगा, तब चाहे पेड़ है नहीं है, तो प्रतिशत इसका भी निकाला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रदेश के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे कम कहाँ है, जो अभिलिखित वन है, तो रिकॉर्डेड वन सबसे कम हरिद्वार में है, फिर रिकॉर्डेड वन उधम सिंह नगर में कम है, फिर बागेश्वर है, फिर चंपावत में। सबसे कम रिकॉर्डेड या अभिलिखित वन पूछेगा तो वो हरिद्वार में है, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर पौड़ी। यहाँ सबसे नीचे हरिद्वार है, उसके ऊपर उधम सिंह नगर, उसके ऊपर बागेश्वर, फिर चंपावत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिले के क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत अभिलिखित वन वाले 4 जिले घटते क्रम में। यानी कि ये जिला है और अपने जिले के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी कि जिले के अनुसार कहाँ सबसे ज़्यादा वन है, वो भी किस में, प्रतिशत में। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, तो सबसे ज़्यादा है रुद्रप्रयाग के अंदर है। देखिए फ्रेंड, जब भी जिला लगा देगा कि जिले के कुल क्षेत्रफल में, तब रुद्रप्रयाग होगा, अदरवाइज प्रतिशत में नैनीताल उसका उत्तर हो जाएगा। तो जिले के कुल क्षेत्रफल में तो रुद्रप्रयाग पहला है, दूसरा उत्तरकाशी है, तीसरा टिहरी है और चौथा पिथौरागढ़ है। राज्य के कुल अभिलिखित वन का गढ़वाल व कुमाऊं में प्रतिशत है। देखिए फ्रेंड, गढ़वाल के अंदर ज़्यादा वन है, कुमाऊं के अंदर कम वन है। तो गढ़वाल में कितने हैं, लगभग 63% है। तो 100 में से 63 माइनस करोगे तो 37 हो जाएगा कुमाऊं के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा टोंस नदी है, जिसमें 76.6% क्या है, टोंस नदी घाटी में वन है। फिर कोसी है, फिर यमुना है, फिर रामगंगा है, रामगंगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई, तो 6 जून 2006 को। देखिए फ्रेंड, जो पौधरोपण नीति है 6 जून 2006 को उत्तराखंड में लागू की गई। यह देश का पहला राज्य था जिसने पौधरोपण नीति लागू की है। और वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना, ये एग्जाम में पूछा गया है, कैंपा परियोजना किससे संबंधित है, तो वानिकी कार्यों यानी कि जो जंगल से संबंधित कार्य हैं उनको संपादन करने के लिए इस परियोजना का गठन किया गया। कब की है, तो 2010-11 की है। याद रखना, कैंपा परियोजना 2010-11 की है। और हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है, तो कब से है, उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना 2015-16 से है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, प्रदेश में हरेला पर्व पौध वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कब से, तो 2017-18 से। हरेला पर्व कब मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को मनाया जाता है।
विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो 25 जुलाई को किया जाता है, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी, टिहरी के लिए शहीद हुए थे, और इसी याद में 25 जुलाई को वृक्षारोपण मनाया जाता है। ये आप लोगों ने भी मनाया होगा, स्कूल में कहीं ना कहीं आपने भी पौधे लगाए होंगे, तो ये याद रखना है, 25 जुलाई को लगाते हैं ये राज्य के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में जो भूतपूर्व सैनिक है उनको रोजगार देने के लिए और वनीकरण एवं वनों की सुरक्षा के लिए एक फोर्स का गठन किया गया, जिसका नाम है इको टास्क फोर्स। तो प्रश्न आता है, इको टास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो एक तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए है, और वनीकरण करने के लिए, यानी कि वनों को और अधिक बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, और वनों की सुरक्षा के लिए। ये कौन सी फोर्स बनाएगी? तो इको टास्क फोर्स। कब बनाएगी? तो 2008-9 में। तो 8-9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में वनाग्नि का काल माना जाता है, यानी कि जो जंगलों में आग लगती है वो कौन से समय में ज़्यादा लगती है? तो फरवरी से लेकर जून तक, यानी कि 15 फरवरी से 15 जून, जो ये 3 महीने का कार्यकाल है, तो इसी दौरान सबसे ज़्यादा आग लगती है, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती है, इस टाइम पे बारिश नहीं होती है, और सूखा मौसम होता है, जिस कारण आग जल्दी फैलती है। तो वनाग्नि का काल माना जाता है 15 फरवरी से लेकर 14 जून के मध्य। देखिए फ्रेंड, जो 2007 से लेकर अब तक सर्वाधिक वन जलने वाला वर्ष कौन सा रहा है? तो 2016 में रिकॉर्ड किया गया था। सर्वाधिक जो वनाग्नि में पेड़ समाप्त हुए थे, यानी कि जंगल को नुकसान हुआ था, तो 2016 के अंदर हुआ था। और प्रदेश में वनाग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु जो क्रूज स्टेशन है वो उनकी संख्या कितनी है? तो 1317 क्रूज स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना है। और देश में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1878 के अंदर की गई थी, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जो FRI के अंदर स्कूल था, तो उसकी स्थापना की गई थी 1878। और बाद में इसको 1906 में फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। और जो नाम दिया गया इसको, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? तो 1906 में किया गया। फॉरेस्ट स्कूल के नाम से कब स्थापित हुआ? तो 1878 में स्थापित हुआ। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया FRI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे यहाँ के जो बुग्याल है उनके बारे में पढ़ेंगे। बुग्याल, पहले ये पता होना चाहिए आपको, बुग्याल कहते किसे हैं। देखिए फ्रेंड, जो एल्पाइन घास के मैदान होते हैं, यानी कि जो मखमली घासों के मैदान होते हैं, जब 6 महीने मध्य हिमालय क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों के महीने में ये बर्फ़ पिघल जाती है, और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी घास उगती है, मखमली घास उगती है, जिस कारण इनको कहते हैं एल्पाइन घास, और इसी को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है तो बुग्याल कहते हैं, प्यार कहते हैं, मीडो कहते हैं, एल्पाइन पास्चर कहते हैं। इनमें से कुछ भी कह सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है, बुग्याल का अन्य नाम है, या फिर प्यार, मीडो, एल्पाइन पास्चर किसके नाम है? तो ये किसके हैं? घास के मैदान, यानी कि बुग्यालों के नाम है। और राज्य के जो प्रमुख बुग्याल हैं वो कौन कौन से हैं? फूलों की घाटी, एक तो ये है, औली, गुरसो, चित्रकांटा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदनी, हरकादून, केदारकांटा, ये सारे क्या हैं? राज्य के बुग्याल हैं। ये औली है, चमोली में है, गुरसो चमोली, चित्रकांटा चमोली, क्वारी भी चमोली में है, कल्पनाथ, रूपकुंड और बेदनी ये चमोली के अंदर है, हरकादून और केदारकांठा ये कहाँ है? उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। जब मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी उत्तराखंड जो जिला सीरीज है, उसमें मैंने चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने चमोली जिले के बुग्याल, दर्रे, पर्वत, नदियाँ सब चीज़ पढ़ा रखी है। उसमें वहाँ के जो मंदिर मेले हैं सब पर हमने फोकस किया है और उनके तथ्य पढ़े हैं। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है तो कौन सा है? बेदनी बुग्याल है, ये भी चमोली के अंदर है, ये भी हमने पढ़ा था उसमें। भूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज किसने की? ये भी मैंने पढ़ाया था, 1931 में की है। ब्रिटिश पर्वतारोही कौन थे? फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की? 1931। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने वो जिला सीरीज नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने देखी है वो कमेंट करेंगे कि फ्रैंक स्मिथ के साथ फूलों की घाटी में एक व्यक्ति और आया था, कौन आया था? इसको आप कमेंट करेंगे। उसमें मैंने पढ़ा है, फूलों की घाटी में फ्रैंक स्मिथ के साथ एक व्यक्ति और आया था, इन दोनों ने मिलकर फूलों की घाटी की खोज की थी। ये दोनों भटकते हुए वहाँ गए थे, तो इनके साथ एक और था, कौन था? वो आप कमेंट करेंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जिला सीरीज में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, फूलों की घाटी का नाम इस मैथ के किस पुस्तक के कारण पड़ा? देखिए फ्रेंड, जो फूलों की घाटी है उसका नाम फूलों की घाटी फ्रैंक स्मिथ की जो पुस्तक है कौन सी है? तो द वैली ऑफ फ्लावर कब लिखी है इन्होंने? तो 1938 में लिखी है। तो इस पुस्तक को जब
दुनिया के सामने लाया गया, लोगों ने इसको पढ़ा, तो तब जाके जाना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वैली ऑफ फ्लावर है, यानी कि फूलों की घाटी है। देखिए फ्रेंड, अगर फूलों की घाटी में जो फूलों की बात करें तो यह लगभग 500 प्रकार के या 500 किस्म के यहाँ पर फूल पाए जाते हैं, जिसमें से जो फ्रैंक स्मिथ है 250 अपने साथ ले गया था, ये मैंने पढ़ा रखा है। देखिए फ्रेंड, फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय ये भी मैंने पढ़ाया था, कब होता है? जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के मध्य फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। फूलों की घाटी की बर्बादी का जो खतरा है वह पौधा कौन सा है? तो अमेला या नटग्रास, इसी को कहते हैं पॉलीगोनम। ये बहुतायत मात्रा में वहाँ पर फैल रहा है, जिसके कारण इनको खतरा है। अगला पॉइंट है चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी कहाँ है? पैनखंडा, और पैनखंडा कहाँ है? चमोली में है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भी फूलों की घाटी की तरह बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, जिस कारण इसको कहते हैं द्वितीय फूलों की घाटी। अगला पॉइंट है जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है? जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी, गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया के सुंदरतम ढलानों से युक्त है, और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो कौन हो सकता है? तो औली होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा औली। तो औली बुग्याल में स्कीइंग महोत्सव कब से मनाया गया? 1987 में, 1987 से मनाया गया। ये मैंने सब कुछ पढ़ाया था उस सीरीज में, देख लेना, चमोली वाला जो सीरीज है। नेक्स्ट पॉइंट है किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो बगजी बुग्याल से होता है, नो डाउट, ये भी पढ़ा रखा है। किस बुग्याल को वेदों का पर्यटन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? बेदनी बुग्याल है। वेदों का पर्यटन स्थल यानी कि माना जाता है, जो वेद पुराण है इसी के समीप लिखे गए हैं, इस कारण इसका नाम क्या है? बेदनी बुग्याल है। और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है तो बगजी बुग्याल से होता है, बगजी है ये, बगजी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल वो बेदनी बुग्याल है। नेक्स्ट पॉइंट है किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? तो दयारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में है उसमें दिया जाता है। अगर हम बात करें जो दयारा बुग्याल है उसको पर्यटन मानचित्र में कौन लाया? तो चंद्रप्रभा एतवाल। इनको कहते हैं माउंटेन गोट, माउंटेन गोट यानी कि पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी अन्य नाम किसका है? तो चंद्रप्रभा एतवाल का है, पर्वतारोही हैं ये, तो इन्हीं के द्वारा इसको मानचित्र पर लाया गया है। अगर हम बात करें किस बुग्याल के पास से जो भागीरथी की सहायक नदी है, कौन सी? इंद्रावती। पहली बात तो इंद्रावती किसकी सहायक है? तो भागीरथी की सहायक है। ये कहाँ से निकलती है? तो हारुनता बुग्याल से निकलती है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो वही कह रहा है किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो हारुनता बुग्याल। तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में हो जाएगा। जो चरथी बुग्याल है वो कहाँ स्थित है? तो चिपलाकोट यानी कि पिथौरागढ़ के अंदर है चरथी बुग्याल। और गुलाबी कांठा बुग्याल, तो गुलाबी कांठा हनुमान चट्टी के निकट है, उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। और राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं पहने चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं पालसी कहते हैं, वालचा कहते हैं, या बकरवाल कहते हैं, लोड़िया कहते हैं। ये सब एक ही नाम है। देखिए फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, पहाड़ी चरवाहों का नाम कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। पालसी कहते हैं, वाल्च कहते हैं, बकरवाल कहते हैं, लोड़िया कहते हैं। तो ये सारे किसको कहते हैं? जो पहाड़ी भेड़ चरवाहे होते हैं। तो फ्रेंड, ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन जिनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ा है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और तब तक टेलीग्राम से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।